गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए आज अपन शुरू करने वाले हैं 8वां चैप्टर। फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। अपन ने नेक्स्ट चैप्टर अपने 7 चैप्टर अपने क्लियर कर लिए हैं 10th के। 8वां चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहो, जुड़े रहो, कंटिन्यू आपका कोर्स होता जाएगा। तो अपना जो 8वां चैप्टर है, जो अपनी 8 यूनिट है, वो है जीवो और जीवों में जनन। जीवों में जनन, ठीक है। क्या होता है जनन? क्या होता है जनन? जनन मतलब कि जैसे अपन है, अपने जैसी ही संतति उत्पन्न होना क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। कहलाती है मतलब अपने समान ही जो अपनी संतति उत्पन्न हो रही है वही क्या हो गया? जनन। क्या हो गया? जनन। मतलब जनन क्या हो गया कि अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करना। अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करना। अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि दो जीवों के बीच, दो जीवों से जो पैदा होने वाली संतति है वो बिल्कुल अपने समान होती है, वही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला देखो लैंगिक जनन। पहला देखो लैंगिक जनन। दूसरा देखो अलैंगिक जनन। दूसरा कौन सा हो गया? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। पहला कौन सा हो गया? लैंगिक जनन। दूसरा कौन सा हो गया? अलैंगिक जनन। मतलब जनन का मतलब पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जनन होता क्या है। तो जो दो जीव होते हैं वह उन आपस में एक संतति पैदा करते हैं, और वह संतति कैसी होती है? बिल्कुल उन दो जीवों जैसी होती है। अपने बच्चे बिल्कुल अपने जैसे होते हैं। तो वह कौन सा कहलाएगा? वह कौन सा कहलाएगा? वह कौन सा कहलाएगा? जनन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना लैंगिक जनन। देखिए अपन लैंगिक जनन अलैंगिक जनन बारे में जानने से पहले अपन थोड़ा डीएनए के बारे में जान लेते हैं पहले, कि डीएनए के बारे में कि क्या होता है डीएनए। क्या होता है डीएनए? क्या होता है? क्योंकि यहाँ लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में काम में आने वाला है। तो पहले अपन डीएनए के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो गया? क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या नाम हो गया डीएनए का? क्या डीएनए बहुत जरूरी है। लैंगिक अलैंगिक दोनों जनन पढ़ेंगे तो थोड़ा डीएनए के बारे में डिटेल आएगी तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले डीएनए के बारे में समझ लेते हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? अपनी आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। डीएनए के अंदर क्या होता है? अपनी आनुवंशिक सूचनाएं, मतलब कि अपनी जेनेटिक की जो भी सूचनाएं होती है। जैसे डीएनए के अंदर, डीएनए से पता चलता है कि जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। तो ये जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है वो किसके अंदर निहित होती है? डीएनए के अंदर निहित होती है। डीएनए के अंदर क्या निहित होती है? आनुवंशिक सूचनाएं। क्या होती है? आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। और जो डीएनए के अणु होते हैं, वह क्या करते हैं? आनुवंशिक सूचनाओं का पूरी बॉडी तक संदेश पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? जो डीएनए के जो अणु होते हैं वो पूरी बॉडी तक आनुवंशिक सूचनाएं पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? आनुवंशिक सूचनाएं कौन पहुंचाते हैं? डीएनए के अणु द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के अणु द्वारा। किसके द्वारा? अणु द्वारा। पूरी बॉडी में अणु द्वारा संदेश पहुंचाए जाते हैं। संदेश क्या होते हैं? पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? डीएनए के अणुओं द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं पहुंचाई जाती है। ठीक है, ठीक है। मतलब डीएनए क्या काम करता है कि अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाएं पहुंचाता है। संदेश मतलब आनुवंशिक जो चीजें होती है, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं
जो आनुवंशिक गुण होते हैं उन आनुवंशिक गुणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। कैसे करेगा कि जैसे माता पिता के गुण कई बार बच्चों में आते हैं, तो अपन बोलते हैं कि माता पिता के गुण बच्चों में आए हैं, तो कैसे आए, किसके थ्रू आए, वो डीएनए के थ्रू आए। तो डीएनए क्या करता है, जो माता पिता के जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो बच्चों में, उसके अगले नेक्स्ट जो बच्चा होगा उनके गुण उसमें, तो आगे से आगे ऐसे गुण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं। आगे से आगे ऐसे क्या होता है, गुणों का स्थानांतरण होता जाता है। जो डीएनए है वो क्या करते हैं, संदेश का स्थानांतरण का काम करते हैं। एक गुण दूसरे, एक जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माता पिता से संतान तक पहुंचाता है। किसका काम है ये, डीएनए का काम है। डीएनए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, मतलब माँ बाप के गुण बच्चों में लेके जाएगा, उसके बच्चों के गुण उसके बच्चों में लेके जाएगा, आगे से आगे ऐसे क्या करता है, वो आनुवंशिक गुणों को पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है। यह क्या है, जनन की मूल घटना है। यह क्या है, जनन की मूल घटना है। जनन की मूल घटना है। ठीक है, जनन की क्या है, मूल घटना है। नोट करो। और ये देखो कि डीएनए की प्रतिवर्ती, मतलब डीएनए का बनना क्यों आवश्यक है। डीएनए नहीं होगा तो अगर क्या होता है, अगर डीएनए नहीं होगा तो आनुवंशिक गुण नहीं आगे से आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, मतलब जो माँ बाप के गुण है वो माँ बाप में ही रह जाएंगे। बच्चों में नए गुणों का विकास नहीं होगा, बच्चों के अंदर माँ बाप के गुण लक्षण नहीं दिखेंगे। तो अगर डीएनए इसलिए आवश्यक है, डीएनए की प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, डीएनए की प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, मतलब उसकी एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना बहुत जरूरी है। एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और क्यों आवश्यक है, ताकि डीएनए क्या करे, जो आनुवंशिक गुण है, जो आनुवंशिक लक्षण है माँ बाप के, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सके, इसलिए डीएनए जरूरी है। तो प्रश्न आपके आ सकता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनना क्यों जरूरी है। आपको प्रश्न क्या आ सकता है, आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनना क्यों आवश्यक है। डीएनए की प्रतिकृति बनना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, डीएनए की प्रतिकृति बनना क्यों आवश्यक है। क्यों, क्योंकि अगर डीएनए नहीं होगा, एक से दूसरा डीएनए नहीं बनेगा। एक डीएनए तो वो कभी नष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन अगर एक डीएनए से दूसरे डीएनए कॉपी नहीं बनी, उसकी प्रतिकृति नहीं बनी, उसकी फोटोकॉपी नहीं बनी, तो क्या होगा कि जो लक्षण है वो पहुंचाने का काम डीएनए करता है, जो होगा ही नहीं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाएंगे ही नहीं, नए लक्षणों का विकास होता रहेगा, अलग ही लक्षण, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी फैमिली के लक्षण नहीं चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, ये नोट कर लेना, नोट कर लेना। अब देखो विभिन्नता का महत्व, कुछ पॉइंट मैं दिखा देती हूँ, फिर अपन जनन के बारे में थोड़ा देखेंगे। विभिन्नता भी होना क्यों जरूरी है। विभिन्नता मतलब कि भाई सेम माँ बाप के जैसा, सेम टू सेम डिट्टू का भी वैसे ही बच्चा पैदा हो गया तो वो तो सेम हो जाएगा। तो विभिन्नता होना क्यों जरूरी है, थोड़ी सी विभिन्नता का महत्व क्या है, हेडिंग डालो विभिन्नता का महत्व, हेडिंग डालना विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता होनी क्यों जरूरी है, मतलब अपने अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर अलग, थोड़ा सा विभिन्नता होनी क्यों जरूरी है, थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा अलग होना लक्षण का क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जनन क्षमता का उपयोग कर जीव पारितंत्र स्थान और निकेत ग्रहण करते हैं। मतलब जो डीएनए है उसकी प्रतिकृति है, उसका अवरोध जीव की शारीरिक संरचना डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जब अगर विभिन्नता नहीं होगी तो डीएनए का क्या काम रह जाएगा, विभिन्नता नहीं होगी तो डीएनए का क्या काम रह जाएगा। तो डीएनए की प्रतिकृति होना क्या होता है, जरूरी है, ताकि क्या कर सके, शरीर
शरीर की संरचना बना सके। शरीर की संरचना कैसी होनी चाहिए, उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, कौन डिसाइड करता है? ये डीएनए डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? डीएनए डिसाइड करता है। अगर विभिन्नता नहीं होगी शरीर के अंदर, एक आदमी दूसरे से अलग नहीं होगा, तो दोनों सेम रहेंगे तो पूरी दुनिया ही सब शक्लें हम शक्लें सेम रहेगी, कोई किसी को पहचान नहीं सकता कि कौन किसका बच्चा है, कौन किसका भाई है, कौन किसका क्या है। तो इसके लिए विभिन्नता होनी क्या होती है? बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ताकि विभिन्नता होगी तो तभी शरीर की संरचना और डिजाइन का निर्धारण अपन अलग अलग कर सकते हैं। और लंबे समय तक उत्तरजीविता बनी रह सके, लंबे समय तक जीवों का उत्तरजीविता क्या हो सके? बनी रह सके। इसलिए विभिन्नता जरूरी है। इसलिए विभिन्नता जीवों का विकास के लिए जरूरी है। किसके लिए? जीवों के विकास के लिए विभिन्नता जरूरी है। जीवों का विकास विभिन्नता होगी तभी अलग अलग जीवों का विकास होगा। अब हेडिंग डालो, एकल जीवों में जनन। हेडिंग डालना, एकल जीवों में जनन। एकल जीवों में जनन। हेडिंग डालो, एकल जीवों में जनन। जो जीवों में जनन है वो उसकी शारीरिक आकृति पर निर्भर करता है। जीवों में जनन किस पर निर्भर करता है? उसकी शरीर की आकृति पर निर्भर करता है, जीवों की आकृति पर निर्भर करता है। जो जीवों में जनन है, एकल जीवों में जनन है, वो कहाँ किस में पाया जाता है? पादपों में। किसमें? पादपों में व प्राणियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्राणियों में पाया जाता है। जो एकल जनन जीवों में एकल जनन है वह किसमें पाया जाएगा? एक तो पादपों में पाया जाएगा, दूसरा प्राणियों में पाया जाता है। किसमें? पादपों और प्राणियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अपन पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। जो जनन होता है वो दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो गया? लैंगिक जनन। पहला कौन सा हो गया? लैंगिक जनन। दूसरा कौन सा हो गया? अलैंगिक जनन। तो पहले अपन अलैंगिक जनन की बात करेंगे। पहले अपन किसकी बात करेंगे? अलैंगिक जनन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अलैंगिक जनन की। तो फटाफट हेडिंग डालो, अलैंगिक जनन। हेडिंग डाल दो, अलैंगिक जनन। हेडिंग डालो, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन क्या होता है कि ऐसा जनन जिसके अंदर एक ही जीव से संतान उत्पन्न होती है। मतलब इसके अंदर एक ही जीव संतान उत्पन्न करता है। इसके अंदर दो जीव नहीं होते, इसके अंदर एक ही जीव होता है जिससे संतान उत्पन्न होती है। वह कौन सा कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाएगा। वह कौन सा कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। प्लस मेरे साथ नोट करना फटाफट कि इसमें क्या होता है कि एक ही जीव द्वारा, किसके द्वारा? एक ही जीव द्वारा संतति उत्पन्न होती है। एक ही जीव द्वारा संतति उत्पन्न होती है। वह कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब एक ही जीव सिर्फ संतति उत्पन्न करता है, इसमें दो जीव नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें कौन से आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं। कौन से आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं जो ये संतति उत्पन्न करते हैं। कौन? एक कोशिकीय जीव। फटाफट नोट करो। ऐसा जनन कुछ प्राणियों में भी होता है। यह जनन किस में होता है? कुछ प्राणियों में होता है, कुछ पादपों में होता है। ऐसा जनन कुछ प्राणियों में व कुछ पादपों में भी पाया जाता है। एक कोशिकीय जनन जिसके एक ही जीव को संतति पैदा करता है, सिर्फ एक ही जीव। तो कुछ पादपों में भी ऐसा जनन पाया जाता है, कुछ प्राणियों में भी ऐसा जनन पाया जाता है। वो मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। देखो, अलैंगिक जनन में कुछ बहुत सारी विधियां भी आती है। अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां भी आती है, फटाफट नोट करना। पहली होती है द्विखंडन।
पहली कौन सी होती है? द्विविखंडन। पहली हो गई द्विविखंडन, पहली हो गई द्विविखंडन। दूसरी हो गई बहुविखंडन, दूसरी हो गई बहुविखंडन, दूसरी हो गई बहुविखंडन। तीसरा लिखो बीजाणु जनन, तीसरा लिखो बीजाणु जनन। चौथी लिखो मुकुलन। फटाफट फटाफट नोट करते जाओ। पांचवी लिखो कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। छठी लिखो पुनर्जनन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। फटाफट फटाफट लिखो। ये कुछ विधियां है जो एकल जनन के, सिंगल जनन या अलैंगिक जनन के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? एकल जनन के अंदर। पहली हो गई द्विविखंडन, दूसरी हो गई बहुविखंडन, तीसरी हो गई बीजाणु जनन, चौथी कौन सी हो गई? मुकुलन, पांचवी हो गई कायिक प्रवर्धन, छठी हो गई पुनरुद्भवन। फटाफट लिखो, फिर हेडिंग डालो, फिर हेडिंग डालो विखंडन, फिर हेडिंग डालो विखंडन। विखंडन में दो तरह की है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। विखंडन में दो तरह की हो गई, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो तू हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो। विखंडन में मैंने दो विधियों के नाम बताए थे, एक तो द्विविखंडन, एक तो कौन सी हो गई? द्विविखंडन। दूसरी कौन सी हो गई? बहुविखंडन। कौन सी हो गई? बहुविखंडन। कौन सी हो गई? बहुविखंडन। ठीक है, फटाफट फटाफट हेडिंग डालो द्विविखंडन। कौन सी? द्विविखंडन। क्या होती है द्विविखंडन? क्या होती है? नोट्स लिखने में मत रहना, पहले समझ लेना कि कुछ एकल कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गई। जैसे क्या हो गया? अमीबा सबको पता है कि एकल कोशिकीय जीव है अमीबा। अमीबा क्या एकल कोशिकीय जीव है? पैरामीशियम एकल कोशिकीय जीव है। तो क्या होता है? दो कोशिका की दो भागों में बढ़ जाती है। ये एकल कोशिकीय जीव है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक कोशिका का मिलकर बना होता है। तो जब ये अमीबा क्या होता है? इसमें क्या होता है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा क्या होता है? एकल कोशिकीय होता है, मतलब एक सिंगल कोशिका होती है। सिर्फ अमीबा एक सिंगल कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा क्या करता है? दो भागों में टूट जाता है, मतलब ये दो भाग टूट जाएगा, क्या बना देगा? दो कोशिकाएं बना देगा, मतलब दो अलग अलग जीवों का निर्माण कर देगा। तो दो एक से क्या हो गया? दो जीव बन गए। तो इस तरह से एक से नए दूसरे जीव का निर्माण होता है। इस तरह से होता है कि क्या करेगा? जो सिंगल कोशिका है वह दो भागों में विखंडित हो जाएगी। कितने? दो भागों में टूट जाएगी। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है इस द्विविखंडन के अंदर। किसके अंदर? द्विविखंडन। द्वि मतलब दो भागों में विखंडन होना, द्वि मतलब दो भागों में अंदर विखंडन होना। एग्जाम्पल लिख लेना, अमीबा और दूसरा पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये हो गई द्विविखंडन, ये हो गई द्विविखंडन। बहुविखंडन लिखो, बहुविखंडन लिखो। कई बार अमीबा क्या होता है? बहुविखंडन लिखो। बहुविखंडन में क्या होता है? बहुविखंडन में क्या होता है कि कोई एकल जीव, कोई एक जीव है मान लो, तो वह क्या होता है? बहुत सारे भागों में टूट जाता है। क्या होता है? बहुत सारे भागों में टूट जाता है। बहुत सारे भागों में टूट के बहुत सारे नए जीवों का निर्माण करता है। जो एक सिंगल जीव होता है वो बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे जीवों में टूटकर क्या करेगा? एक जीव से बहुत सारे जीवों का क्या करेगा? निर्माण कर लेगा। क्या करेगा? एक से क्या बन गया? एक से क्या बन गया? देखो बहुत सारे जीव बन गए यहाँ पे। तो विखंडन कौन सा हो गया? बहुविखंडन। कौन सा हो गया? बहुविखंडन। ठीक है, ये हो गया बहुविखंडन। इसमें क्या होता है कि जो एक केंद्रक होता है, टूटकर बहुत सारे केंद्रकों का जो कोशिका द्रव्य होता है, तो बहुत सारे भागों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। बहुत सारे भागों में डिवाइड होकर यह नए जीवों का निर्माण कर लेता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ये कैसे होते हैं बहुविखंडन, कैसा होता है बहुविखंडन। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? कैसा होता है बहुविखंडन? प्लाज्मोडियम क्या करता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी या बहुत ज्यादा सर्दी रहेगी, तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा? प्लाज्मोडियम क्या करेगा? अपने आसपास क्या करेगा? एक भित्ति का निर्माण कर लेगा अपने आसपास, सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बहुत ज्यादा ताप से बचने के लिए। तो क्या करेगा? अपने आसपास एक पुट्टी का निर्माण कर लेगा। ये क्या? एक पुट्टी है। इसने अपने चारों तरफ क्या बना ली? एक पुट्टी बना ली। मतलब
सर्दी या गर्मी, ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी से बचने के लिए इसने अपने चारों तरफ एक पुट्टी बना ली। लेकिन जब वापस सही मौसम आ जाएगा, जब वापस सही मौसम आ जाएगा, जब वापस सही मौसम आते ही क्या हो जाएगा, ये अनेक भागों में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनेक भागों में डिवाइड हो जाता है। तो बहुत सारी प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देता है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना इसका, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हेडिंग डालो पुनरुद्भवन। नेक्स्ट हेडिंग डालो पुनरुद्भवन। नेक्स्ट हेडिंग डालो पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होते है, ये क्या होता है? इसका एग्जाम्पल देखो, हाइड्रा। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? हाइड्रा। कुछ ऐसा दिखता है, मैंने सही नहीं बनाया है, कुछ इस तरह का दिखता है मतलब। तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा क्या करता है, कई टुकड़ों में टूट जाता है। क्या करता है, कई टुकड़ों में टूट जाएगा। ये अपने तरफ एक छोटा सा मुकुल का निर्माण करता है। क्या करता है, यहाँ पे एक छोटे से जीव का निर्माण करता है। फिर जब थोड़े टाइम बाद ये क्या करता है, टूटकर अलग हो जाता है। अलग होते ही एक नया हाइड्रा बन जाता है। क्या बन जाता है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो ये क्या करता है, टुकड़ों में टूट जाता है, टुकड़ों में टूटकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। वो टुकड़े क्या हो जाते हैं, नया जीव बना लेते हैं। वो टुकड़े क्या करते हैं, नया जीव बना लेते हैं। ये जो टुकड़ा होता है, ये जो यहाँ जो छोटे छोटे मुकुल निकले हैं, यहाँ जो छोटे छोटे मुकुल निकले हैं, यहाँ जो छोटे जीव निकले हैं, इसको काट कर अलग कर दो, काट कर अलग कर दो, या टूट कर नीचे गिर जाते हैं, या काट कर अलग कर दो। टुकड़ों को काटने पर वह नया जीव का निर्माण कर लेते हैं, नए जीव में विकसित हो जाते हैं। नए जीव में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नए जीव में क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, हाइड्रा। पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल लिख लेना, हाइड्रा। हाइड्रा क्या करता है कि जो हाइड्रा है, इसके पास छोटे छोटे दो मुकुल या दो तीन जो भी है मुकुल का निर्माण होता है, दो छोटे छोटे जीवों का निर्माण होता है। तो इनको क्या कर दो, इन टुकड़ों को काट दो यहाँ से। जैसे ही काट दिए तो ये अलग, थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि नए जीव में विकसित हो जाएंगे। ये क्या हो गए, पूरा एक नया जीव बना लेंगे। ठीक है, हाइड्रा हो गया इसका एग्जाम्पल। एक और इसका एग्जाम्पल लिखो, प्लेन एरिया। इसका एग्जाम्पल लिखो, प्लेन एरिया। फिर हेडिंग डालो मुकुलन, फिर हेडिंग डालो मुकुलन, फिर हेडिंग डालो मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा है, मैंने अभी बताया था, ये हाइड्रा है। हाइड्रा क्या करेगा, ऐसे यहाँ एक मुकुल, अपने मुकुल का निर्माण कर लेता है। यहाँ क्या करता है, एक मुकुल का निर्माण करता है। ठीक है, उसमें भी एग्जाम्पल हाइड्रा है, इसमें भी एग्जाम्पल हाइड्रा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये क्या करता है, हाइड्रा जब अपने शरीर में क्या करता है, एक छोटी कलिका निकालता है। ये क्या है, कलिका। ये क्या है, कलिका निकालता है, कलिका निकालता है। तो उसमें क्या होता है, उस कलिका का, उस कलिका में क्या होता है, धीरे धीरे केंद्र का निर्माण होता है, कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है। उस कलिका में क्या होगा, केंद्र का निर्माण होगा, कोशिका द्रव्य का निर्माण होगा। किसमें, जिसमें ये हाइड्रा ने छोटी कलिका निकाली है। इस कलिका के अंदर धीरे धीरे केंद्र विकसित होने लग जाता है, धीरे धीरे कोशिका द्रव्य विकसित होने लग जाता है। ठीक है, विकसित होता है। और क्या होता है, जो ये जीव होता है यहाँ से ये नीचे गिर जाता है, नीचे गिरकर एक नया जीव बना लेता है। क्या होता है, एक नया जीव बना लेता है। क्या बना लेता है, एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। ये नीचे गिरकर एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो मुकुलन का। यीस्ट है, हाइड्रा है, यीस्ट और हाइड्रा, यीस्ट और हाइड्रा। इसके एग्जाम्पल लिख लो मुकुलन की, यीस्ट और हाइड्रा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कायिक प्रवर्धन। ये सब मैं अलैंगिक जनन की विधियां बता रही हूं। कायिक प्रवर्धन, हेडिंग डालो फटाफट फटाफट, कायिक प्रवर्धन।
क्या होता है कि मान लो कोई पौधा है, ये कोई भी पौधा है जो भी है, क्या होता है यहाँ एक किसी भी अन्य पौधे का निर्माण होता है, विकसित होकर क्या होता है, एक नया जीव बना लेते हैं। क्या होता है, ये नया जीव बना लेते हैं। यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। क्या होगा, एक जो जीव होता है उससे कई छोटे छोटे कलियों का निर्माण हो जाता है। वो कलियां क्या करती है, नए जीवों का निर्माण कर देती है। क्या करती है, नए जीवों का निर्माण कर देती है। और मातृ पौधा, मातृ मतलब इस पौधे से अलग हो जाती है, अलग होकर गिर जाती है और नए जीव का निर्माण कर लेती है। जैसे आपने कभी आलू देखा हो, इसका एग्जांपल लिख लेना। जैसे आपने कभी आलू देखा हो, आलू के देखना छोटी छोटी आंखें निकलती है। आजकल तो सब बोलते हैं आंखें निकलती है, आंखें नहीं, वो कंद होते हैं, उनको कंद बोला जाता है। जैसे मान लो ये आलू है तो यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे कंद निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कंद निकलते हैं। वह कंद क्या करते हैं, नए आलू का निर्माण करते हैं। वह कंद क्या करते हैं, नए आलू का निर्माण करते हैं। कभी घर में आलू लाओ तब देखना उसके छोटे छोटे कंद निकले होंगे, वो व्हाइट ऐसे निकली होती है। तो वह कुछ नहीं है, वह क्या है, कंद होती है। और वह क्या करती है, नए आलू का निर्माण कर देती है। इसका एग्जांपल लिख लेना, कायिक प्रवर्धन का आलू है, ब्रायोफिलम। एग्जांपल लिख लेना, आलू है, ब्रायोफिल्म। अदरक हो गई, अदरक में भी देखना, अदरक में भी ऐसे कंद निकले रहते हैं जो नई अदरक बनाते हैं। ठीक है, अरबी, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कायिक प्रवर्धन के। अरबी है, आलू है, ब्रायोफिल्म है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कायिक प्रवर्धन के। किसके एग्जाम्पल है, कायिक प्रवर्धन के। नेक्स्ट लिखो बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा के कई बार क्या होता है, अमीबा का केंद्रक टूट जाता है, अमीबा का केंद्रक टूट जाएगा। तो अमीबा का केंद्रक टूटने पर क्या होता है, इसी के अंदर वह क्या करेगा, दो केंद्रक बन जाते हैं कई बार टूटने की वजह से। तो ये कोशिका द्रव्य भी केंद्र क्या करता है, अपने आसपास कोशिका द्रव्य का निर्माण कर लेता है। केंद्र क्या करता है, अपने आसपास कोशिका द्रव्य का निर्माण कर लेता है। अमीबा मान लो एक कोशिकीय जीव है, एक ही केंद्रक होता है, कई बार किसी रीजन की वजह से केंद्रक टूट जाता है। टूटने की वजह से क्या होता है कि जो केंद्रक होता है अपने आसपास कोशिका द्रव्य का निर्माण कर लेता है और एक नया जीव बना लेता है। क्या बना लेता है, वह कोशिका द्रव्य धीरे धीरे क्या होता है, हटने लगता है, हटकर एक नया जीव बना लेता है। क्या बना लेता है, एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। और ऐसा पौधों में भी होता है, बीजाणु जनन। पौधों में क्या सीन रहता है, पौधों में क्या होता है, जो पौधों में जो फूल होते हैं, पौधों में क्या होता है, फूल होते हैं। फूल के अंदर एक बीजाणु से बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। ये मान लो कोई फ्लावर है, उसके अंदर एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बन गए, यहाँ पे बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो गया, बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण हो गया। तो क्या होगा, बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण हो गया, तो अब क्या होगा कि अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियों में तो ये पैक रहते हैं, सही परिस्थितियां नहीं रहती तब तो बीजाणु ये पैक रहते हैं, बीजाणु सारे केंद्र। लेकिन जैसे ही सही परिस्थिति आ गई, अनुकूल मौसम आ गया, जैसे सही मौसम आ गया, सही मौसम आते ही क्या करती है, ये थैली फट जाती है। यहाँ से थैली फटते ही क्या होगा, ये सारे बीज बाहर निकल जाएंगे। क्या होगा, सारे बीज क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और नए पौधे बना लेंगे। क्या बना लेंगे, नए पौधे बना लेंगे। क्या बना लेंगे, नए पौधे बना लेंगे। इसको क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे शैवाल है, एग्जाम्पल लिख लो इसके। जैसे शैवाल है, शैवाल भी ऐसे ही होते हैं। लाइकेन है, शैवाल है, लाइकेन है, ये कुछ ऐसे पौधे हैं। दूसरा तीसरा ले लो, कवक है। तो ये ऐसे हैं जो बीज थैली के अंदर पैक रहते हैं, जब सही मौसम नहीं रहता, जैसे ही सही मौसम आया ये थैली फट जाती है, बीज सारे बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के क्या करें, नए पौधे बना लेंगे सारे बीज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट हेडिंग डालो उत्तक
उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन से कैसे कि जब किसी पौधे से, किसी पौधे के उत्तक से नए पौधों का निर्माण होना। जब किसी पौधे के किसी अंग से या किसी उत्तक से नए पौधों का निर्माण होता है तो वह क्या कहलाता है? उत्तक से या अंग से, पौधे के किसी उत्तक से या अंग से क्या होता है? नए पौधों का निर्माण होना। क्या होता है? नए पौधों का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पौधों का निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन। उसको क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन। कई बार पौधे के किसी भी उत्तक से ले लो, किसी अंग से ले लो कि तो नए पौधे बन जाते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? उत्तक संवर्धन कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब ये तो हो गया था अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ ली अपने, बहुत इजी विधियां थी, बहुत ही इजी, आपको क्लियरली याद करनी है और बिल्कुल इजीली थी कि समझ में आ जाए आराम से। एग्जाम्पल भी इसके याद कर लेना, एक आधी पूछ लिया आपको। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो लैंगिक जनन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, हेडिंग डालो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसमें क्या होता है? उसमें अलैंगिक जनन में क्या था? एक ही जीव एक संतति उत्पन्न करता है, मतलब एक ही जीव द्वारा संतति उत्पन्न होती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगा? लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगा? नर व मादा द्वारा, दो जीव होते हैं, कौन? नर व मादा द्वारा संतति उत्पन्न होना। नर व मादा द्वारा संतति का उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। इसमें क्या होगा? लैंगिक जनन होगा जिसमें नर व मादा दो संततियां, दो नर व मादा, दो जीव मिलकर एक संतति उत्पन्न करते हैं, वह क्या हो गया? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जीव था, एक ही जीव से संतति पैदा हो रही थी, लेकिन लैंगिक जनन में क्या हो रहा है? दो जीवों से संततियां पैदा हो रही है, वह क्या कहलाया? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में तो क्या होता है कि एक ही जीव को उत्पन्न करता है, तो वो उसी जीव के लक्षण उसी जीव में जाएंगे। मतलब जैसा अमीबा है वैसा ही सेम टू सेम अमीबा नया बनेगा, सेम टू सेम डिट्टू कॉपी। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जीव है ही नहीं कि अलग अलग लक्षण जाए, एक ही जीव है तो उसी के लक्षण इसी में जाएंगे, तो वो डिट्टू कॉपी अपने मातृ कोशिका या मातृ पौधे जैसा होगा, जैसा जीव है उसके जैसी ही संतति पैदा होगी। लेकिन इसमें क्या होता है? नर व मादा दो होते हैं, तो संतति में नर के भी लक्षण आएंगे, मादा के भी लक्षण आएंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है? दो नर और मादा, दो अलग अलग लक्षणों का होना होता है, तो इसमें विभिन्नताएं होती है। इसमें क्या होती है? विभिन्नताएं होती है। इसमें क्या होती है? विभिन्नताएं होती है। क्यों? क्योंकि नर व मादा दो जने हैं जो एक संतति पैदा कर रहे हैं, संतति के अंदर नर के भी लक्षण आएंगे, मादा के भी लक्षण आएंगे, तो 100% विभिन्नता तो आएगी, अलग अलग तो होंगे ही लक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो नर व मादा जो होते हैं, तो संतति उत्पन्न करने से पहले इनके अंदर किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक बनेंगे। डायरेक्ट संतति पैदा नहीं होती, पहले इनके अंदर नर का अलग युग्मक रहेगा, मादा का अलग युग्मक रहेगा। किसका? नर का अलग युग्मक रहेगा और मादा का अलग युग्मक रहेगा। इसका एक युग्मक हो गया, इसका एक युग्मक हो गया, दोनों आपस में मिलकर एक नई संतति बना रहे हैं, तो दोनों के युग्म क्या हो गए? दोनों का युग्म क्या हो गए? दोनों के युग्मकों का क्या हो गया? यहाँ सयुग्मन हो गया। क्या हो गया? सयुग्मन। दोनों युग्म क्या हो गए? जुड़ गए। क्या हो गया? जुड़ गए। नर व मादा दो अलग अलग दोनों के युग्म क्या, और दोनों के युग्म क्या हो गए? जुड़ गए और नई संतति का निर्माण हुआ है। फटाफट नोट करो। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। लैंगिक जनन होता क्या, ये तो समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। किसमें देखते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन।
पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हेडिंग डालो फटाफट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पहली चीज अपन देखे पुष्पीय पादप देखे, तो पुष्प देखते हैं अपन। पहली चीज पुष्प की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पुष्प के? 4 भाग। पहला कौन सा हो गया? बाह्य दल। कौन सा हो गया? बाह्य दल, जो सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला बाह्य दल। फिर हो गया दल पुंज। फिर क्या हो गया? दल पुंज थोड़ा अंदर वाला। फिर क्या हो गया? दल पुंज। फिर हो गया पुंकेसर। पुंकेसर। फिर हो गया स्त्री केसर। स्त्री केसर। पुंकेसर में क्या होता है? नर भाग होता है। पुंकेसर क्या होता है? नर भाग होता है। स्त्री केसर क्या होता है? मादा भाग होता है। स्त्री केसर क्या होता है? मादा भाग होता है। स्त्री केसर क्या होता है? मादा भाग होता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन देखने से पहले आप पुष्प को समझ लो, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो सबसे बाहर की तरफ जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे? बाह्य दल। उसके जस्ट थोड़ा अंदर रहेंगे वो रहेंगे दल पुंज। उसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर रहते हैं। उसके अंदर क्या रहता है? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर में क्या होता है? जनन कोशिकाएं होती है। क्या होती है? पुंकेसर और स्त्री केसर से ही संतति पैदा होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होगी? जनन कोशिकाएं होती है। पुंकेसर और स्त्री केसर में क्या होती है? जनन कोशिकाएं होती है। फटाफट नोट करो। पुष्प भी 2 तरह के होते हैं। पुष्प 2 तरह के होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला देखो एक लिंगी पुष्प। पुष्प क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक लिंगी पुष्प। दूसरा कौन सा हो गया? उभयलिंगी पुष्प। पहला हो गया एक लिंगी पुष्प, दूसरा हो गया उभयलिंगी पुष्प। इसमें क्या होता है? एक लिंगी पुष्प में क्या होता है? एक लिंगी पुष्प मतलब एक पुष्प के अंदर एक ही लिंग प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे कोई नर पुष्प है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर प्रेजेंट होगा। पुंकेसर मतलब नर भाग ही प्रेजेंट होगा। मतलब एक पौधे के अंदर सिर्फ नर भाग रहता है। एक पौधे जिसमें सिर्फ मादा भाग ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहते। ऐसा पौधा जिसमें दो नर और मादा दोनों एक साथ नहीं रहते, जिसमें नर भाग अलग रहेगा। एक पुष्प जिसका में सिर्फ मादा भाग रहता है, एक पुष्प जिसमें सिर्फ नर भाग रहता है, वह कौन सा पौधा हो गया? एक लिंगी पुष्प। वह कौन सा पुष्प हो गया? एक लिंगी पुष्प। इसके अंदर क्या रहता है कि एक पुष्प में एक पुष्प के अंदर केवल एक ही जननांग होता है। एक ही जननांग होता है। पुंकेसर कह दो चाहे, और या फिर स्त्री केसर वाला पुष्प है तो स्त्री केसर वाला पुष्प अलग होगा, पुंकेसर वाला पुष्प है तो पुंकेसर वाला अलग होगा। दोनों पुष्प एक साथ नहीं रहते, ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी। और जिस पुष्प के अंदर पुंकेसर भी रहता है, स्त्री केसर भी रहता है, दोनों एक ही साथ रहते हैं, वह क्या कहलाएगा? उभयलिंगी कहलाएगा। इसके अंदर नर व मादा दोनों जननांग प्रेजेंट रहते हैं। नर व मादा दोनों जननांग क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। इसमें क्या रहेंगे? नर भाग भी रहेगा, मादा भाग भी रहेगा, दोनों भाग क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ऐसा एक पुष्प के अंदर स्त्री केसर पुंकेसर दोनों जननांग प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। इसमें देखो पपीता, इसमें देखो पपीता, पपीता है, तरबूज है, पपीता है, तरबूज है। इसके अंदर लिखो गुड़हल है। एग्जाम्पल लिख लेना, गुड़हल है, गुड़हल हो गया, फिर सरसों हो गई, गुड़हल हो गया, और क्या हो गई? सरसों हो गई। एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज रह गई।
ठीक है। और क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।